हेलो गाइस, वेलकम टू मधुरा आर एस अकेडमी। सो गाइस, मैंने आपको एक लास्ट वीडियो प्रोवाइड किया था इंग्लिश का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, बट जो भी मिला ठीक था। उसमें बहुत कम क्वेश्चंस थे एंड रेगुलरिटी भी नहीं रहती है, तो एक वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। तो मैंने आप लोग को कहा था कि मैं रेगुलर आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगी, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आपके प्रीवियस ईयर्स के हैं। और ये सिर्फ 10-15 क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चन सारे बहुत सारे हैं और हर एक टॉपिक के हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 50 क्वेश्चंस भी करते हैं प्रीवियस ईयर के, तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। क्यों? क्योंकि जो आपके एग्जाम्स होते हैं उसमें 80% जो होते हैं रिपीटेड क्वेश्चंस ही होते हैं। अगर आप एक टॉपिक के 100 क्वेश्चंस करते हैं तो वो सफिशियंट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। और अगर आप ये सब क्वेश्चंस कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपका सिलेक्शन जो है वो अश्योर्ड हो जाता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इन सबके प्रीवियस पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट जो क्लास थी, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको ये 6 तक के क्वेश्चंस करवा दिए थे। ये सारे 6 तक मैंने क्वेश्चंस करवा दिए थे। अभी क्लास के लास्ट में मैं इसको, इस वीडियो के लास्ट में मैं इनको फिर से रिवाइज करवा दूंगी, पर हम कंटिन्यू करेंगे 7 से। सबकी मीनिंग्स मैंने राइट कर दिए हैं। क्वेश्चंस को बिल्कुल इंटरेस्ट से फोकस के साथ देखना है, क्योंकि ऑप्शंस जो हैं वो अपने आप में क्वेश्चन है। ये इसके लिए ऑप्शन है और अपने आप में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान देके करना है आपको। अ स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, ह्यूमन रेस मतलब कि मानव जाति का जो स्टडी होती है, उसकी पढ़ाई जो होती है, उसे क्या कहते हैं? एंथ्रोपोनो एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मनुष्य जाति का विज्ञान। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व विभाग, सॉरी पुरातत्व विज्ञान, मतलब जिसमें पुरानी चीज़ों के बारे में स्टडी की जाती है। ठीक है, एटिमोलॉजी का मतलब होता है भाषा के जो शब्द हैं उनके इतिहास का अध्ययन, कि किसकी कैसे उत्पत्ति हुई उस चीज़ का अध्ययन। ठीक है, और एथनोलॉजी जो होता है आपका, वो मानव विज्ञान होता है। तो अब इसमें ये देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। अगर आपको 3 भी ऑप्शंस आते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग अगर पता था, तो हमें पता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि ऑप्शन ए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करने हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है करने का, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो इसका आंसर आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पावरफुल पीपल, ठीक है, सिर्फ 3 पीपल नहीं है, पावरफुल पीपल है। ये पूरा का पूरा इसका मीनिंग चेंज कर रहा है। देखिए इसके अंदर आपका है, फर्स्ट है आपका ट्राइवेट। ठीक है, इसका मतलब होता है 3 ऑब्जेक्ट्स का समूह। ग्रुप, ग्रुप तो यहाँ भी है, पर 3 ऑब्जेक्ट्स, कोई 3 सामान है उनका। ट्राइटियम जो है ये एक विधि है। ठीक है, ट्रियो जो है आपका, उसका मतलब होता है तिकड़ी, 3 का ग्रुप। ठीक है, और जो आपका ट्रायमविरेट जो है आपका, ट्रायमविरेट, इसका मीनिंग होता है 3 राजनीतिज्ञ का समूह। राजनीतिज्ञ अपने आप में पावरफुल हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए आपका बिल्कुल मैच हो रहा है, 3 पावरफुल लोगों का ग्रुप, 3 पावरफुल लोगों का ग्रुप। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया है ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप सबको पता भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट तो है, बट इजी भी काफ़ी है। रिलीज ऑफ अ प्रिजनर, रिलीज मतलब छूट जाना। प्रिजनर आप जानते हैं जेल, जेल का जो कैदी होता है। प्रिजन मतलब कि जेल होता है, और जेल में रहने वाला प्रिजनर होता है। फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, इसका मीनिंग समझिए। किसी प्रिजनर का, किसी कैदी का रिलीज मतलब रिलीज हो जाना, छूट जाना जेल से, सर्टेन टर्म्स, कुछ निश्चित टर्म्स और निश्चित कंडीशंस पर। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पास कहते हैं। भाई उसे कोई पास मिला है, उसके बेसिस पे वो फ्री हो गया है, तो जेल में ऐसा कोई पास नहीं चलता है। पेरोल होता है एक आपका, एक आपका पेट्रोल होता है। ये पेट्रोल वो वाला नहीं जो हम गाड़ी में डलवाते हैं, ध्यान रखिएगा, वो PETROL होता है, ई आता है। ठीक है, ये ए वाला होता है गश्त, जो ये पुलिस वाले गश्त नहीं करते हैं वो, और पेट्रोलर गश्त करने वाला। ठीक है, तो इसमें पेरोल जो है, मैंने आपको इसका मीनिंग नहीं बताया। पेरोल ही वो टर्म होती है जिस पे कि कितने टाइम के पेरोल पे वो फ्री हुआ है, पेरोल पे वो रिलीज हुआ है जेल से। तो इसके अंदर टर्म्स और कंडीशंस होती हैं कि भाई आपको इतने टाइम के लिए फ्री किया गया है, इस पर्पज से फ्री किया गया है, तो वो होता है आपका पेरोल। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका 9th का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ लाइन एट विच द अर्थ एंड द स्काई सीम टू मीट। अर्थ आप जानते हैं धरती हमारी, ठीक है, एंड स्काई आप जानते हैं आसमान। ऐसा एक लाइन होती है जिसपे कि दोनों चीज़ें मिलती हुई लगती हैं, हमें लगता है कि दोनों चीज़ें मिल रही हैं, पर एग्जैक्टली वो मिलती नहीं है, वो हमें ऐसा दिखता है। तो वो क्या होता है, उसे क्या कहता है, हेवन कहते हैं, स्वर्ग, पैराडाइज स्वर्ग, हॉरिजन क्षितिज कहते हैं जिसे, और सनसेट आप जानते हैं सूर्यास्त। तो देखिए आप सबको पता है कि जब हिंदी में भी हमने वन वर्ड किए होंगे कि मतलब जिस जहाँ पे वो मिलती हुई प्रतीत होती है आपकी धरती और आपका आसमान, ठीक है, तो उसे कहते हैं क्षितिज यानी कि हॉरिजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर। प्रेजेंट आपको पता है उपस्थित, और एवरीवेयर हर जगह उपस्थित जो है उसे क्या कहा जाएगा। अब इसके अंदर चार जो ऑप्शन है बिल्कुल मिलते जुलते हैं, कई बार लर्न करने के बावजूद भी हमारे गलती हो जाती है। देखिए इसके अंदर आपका फर्स्ट है ओमनी पोटेंट। इसका मीनिंग होता है सर्वशक्तिमान, ये हमारे काम का नहीं है। सर्वशक्तिमान मतलब शक्तिशाली। ओमनीसाइंट मतलब सर्वज्ञ, जो सब जानने वाला है, ठीक है। ओमनीपॉलिटन का कोई प्रॉपर मीनिंग मिला नहीं मुझे, ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं पूरा इसको स्टडी करती हूँ, एनालाइज करती हूँ, उसके बाद ही आपके मैं वीडियोस बनाती हूँ। एंड नेक्स्ट इज ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मीनिंग होता है सर्वभूत, हर जगह व्याप्त, जो कि हर जगह प्रेजेंट है, उसे बोलेंगे। इंग्लिश से समझ में आ रहा है इसके अंदर ओमनी प्रेजेंट। इसमें आपको हिंदी नहीं भी पता हो तो काम चल सकता है, थोड़ा सा आप दिमाग लगा लें। तो यहाँ पे देख लीजिए ये दो आपको नए मिल गए हैं, ठीक है, और ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है अ मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। ऐसी मेडिसिन जो कि पॉइजन जो है जहर, उसके इफेक्ट को क्या करे, खत्म करे, हटा दे, ठीक है। मीनिंग लिख रखे हैं मैंने इसलिए आपके लिए बहुत इजी हो गया है, पर हर एक का मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ, उसका ध्यान रखिएगा। एंटीडोट का मीनिंग होता है विष हर औषधि, ऐसी औषधि जो कि विष को हर लेती है, ठीक। नेक्स्ट इज एंटीबॉडी। आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनती है तब हमारा किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट हम लड़ पाते हैं, किसी बीमारी के अगेंस्ट लड़ पाती है हमारी बॉडी, दैट इज़ एंटीबॉडी। अब है आपका सेरिकल्चर। सेरिकल्चर मतलब बीज, हनी बीज जो होती है ना, मधुमक्खियाँ, उन्हें पालना जो होता है, मधुमक्खियों के पालने को सेरिकल्चर कहते हैं, ओके। और नेक्स्ट इज टैक्सीडर्मी। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जानवरों की जो बॉडी होती है उसको कि प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है, स्टडी के लिए या किसी अदर पर्पज से प्रिजर्व करके बचा के रखना जानवर की बॉडी को, दैट इज टैक्सीडर्मी। सॉरी, बट इसका करेक्ट आंसर क्या है, एंटीडोट, विष हर औषधि, ठीक है। आपको यहाँ पे तीन नई चीज़ें जानने को मिली हो, ये अपने आप में क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा। वन सेकेंड गाइस, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है मुझसे। सेरिकल्चर जो होता है, सेरिकल्चर मधुमक्खियों का नहीं होता, मधुमक्खियों का तो एपीकल्चर होता है, ठीक है। आपको यहाँ जो वो होता है सिल्क वॉर्म, जिनसे कि सिल्क बनता है, सिल्क बनता है जिनसे क्या कहा जाता है सिल्क को हिंदी में, रेशम, ठीक है। तो सिल्क वॉर्म को जो हम पालते हैं उसे बोलते हैं सेरिकल्चर। हनी बीज का जो होता है वो तो एपीकल्चर होता है, ओके। ये मिस्टेक हो गई मुझसे गाइज, आई एम सॉरी, मुझे लास्ट टाइम पे भी क्लिक हुआ कि सेरिकल्चर अलग चीज़ है। चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं। वन हु इंगेज इन चैरिटेबल वर्क। चैरिटेबल वर्क आप जानते हैं, जो दान वगैरह करते हैं चैरिटी के पर्पज से, ठीक है। तो उन चीज़ों में जो इंगेज रहता है उसे क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट आप जानते हैं जो कि आपके साइकोलॉजिकल चीज़ों को ट्रीट करते हैं, ठीक है, मनोविज्ञान। फिलोसोफर आप जानते हैं जो फिलोसफी करते हैं, उनका कोई काम ही नहीं है इस चीज़ से, ये दोनों तो क्लियर हो गए, टर्म्स आपने सुनी भी बहुत होंगी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब कि मानव विज्ञानी, हमने पढ़ा था ना एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान का, तो यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब मानव विज्ञानी, ये भी सेट नहीं हो रहा। अब फिलेंथ्रोपिस्ट, ये देखो वर्ड्स थोड़े से टफ हैं पर इम्पॉर्टेंट हैं, और इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन आते ही ये 1000 बार रिपीट हो चुके हैं, शायद 1000 बार मैंने ज़्यादा बोल दिया, बट मोस्टली रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। आप किसी के अंदर अगर रिपीटेड क्वेश्चंस भी नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी गाइड फॉलो करेंगे उसके अंदर भी ये होंगे, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। फिलेंथ्रोपिस्ट का मीनिंग होता है लोकोपकारक, मतलब कि लोगों का उपकार करने वाला, परोपकार करने वाला। तो
ये इससे बिल्कुल रिलेट हो रहा है, क्योंकि परोपकार वही करेगा, चैरिटी वगैरह करना परोपकार ही तो होता है, उपकार करना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया है? फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमेंडमेंट, आपको पता हो कि एक ऑफिशियल शब्दावली आती है जो कि लास्ट ईयर राजस्थान हाईकोर्ट के सिलेबस में थी, इस बार का मुझे कंफर्म नहीं है। तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी टर्म्स आती हैं, उसी में से एक टर्म है आपकी अमेंडमेंट। उसके अंदर बहुत सारी ऑफिशियल टर्म्स आती हैं, वो इंपॉर्टेंट भी है। तो उसमें ही एक अमेंडमेंट होता है। अब अमेंडमेंट का प्रॉपर मीनिंग क्या है उसको हम देखते हैं इसके अंदर। देखिए, अमेंडमेंट होता है ना कि हाँ अमेंडमेंट हुआ है किसी चीज़ का, कुछ भी बदलाव हुआ है। ठीक है, तो देखिए अमेंडमेंट बेसिकली होता क्या है आपका। अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव। अब बदलाव किस चीज़ का होना चाहिए? चेंज, ये तो पता है कि बदलाव हुआ है मतलब चेंज हुआ है। चेंज मेड बाय पोस्टपोनमेंट, कोई चीज़ पोस्टपोन हुई है, लेट हुई है, थोड़ा सा स्थगित होकर मतलब आगे खिसकी है, ठीक है, उसका कोई चेंज। या फिर अ चेंज मेड बाय ड्यू टू एडजर्नमेंट, स्थगन की वजह से कोई भी स्थगित करना, किसी चीज़ को थोड़ा सा स्थगित कर देना, रोक देना एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए। और पोस्टपोन का मतलब आगे सरका देना, थोड़ा सा डिले हो जाना, तो उसकी वजह से कोई स्थगन। या फिर अ चेंज मेड बाय करेक्शन और एडिशन, कुछ ऐड कर दिया गया या फिर कुछ गलती थी उसको करेक्ट कर दिया गया, उसकी वजह से कोई भी आपके अमेंडमेंट हुआ है। या फिर अ चेंज मेड ड्यू टू ट्रांसफेरेंस, ट्रांसफेरेंस का मीनिंग होता है तबादले की वजह से कोई भी बदलाव हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ आपका अ चेंज मेड बाय करेक्शन और एडिशन। ठीक है, कुछ भी उसमें जोड़ना है भाई। कई बार विज्ञप्ति आती है, फिर उसका आपका एडजर्नमेंट होता है, एडजर्नमेंट नहीं सॉरी अमेंडमेंट आता है, अमेंडमेंट वाली जो आपकी नोटिफिकेशन आता है अगेन, तो उसमें कुछ ना कुछ या तो मिस्टेक होती है वो करेक्ट होके आती है, या फिर उसमें कुछ ऐड होके आता है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन सी। या गाइस देखो थोड़ा टफ तो है, बट ये एक बेटर तरीका है। अकेले बैठ के आप इन टॉपिक्स को नहीं कर सकते हो, इसी तरह से मैं सारे टॉपिक्स आपके कराऊंगी, बट आप लोग का इंटरेस्ट तो मुझे दिखना चाहिए ना, क्योंकि एफर्ट्स बहुत लगते हैं। मैं टाइपिंग करती हूँ इसकी, और आप लोग बिलीव शायद नहीं कर रहे, मैं फ़ोन में ही इसकी टाइपिंग करती हूँ। हर एक ऑप्शन का आपको मीनिंग बताती हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसीलिए कि आप लोग बुक से खुद पढ़ते हो और इनमें डिफरेंस बहुत हो जाता है। ऐसे कोई आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बता के नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन की हुई है, मुझे पता है कि कहाँ हमें हेल्प की नीड होती है, कहाँ हम गलती करते हैं। कि ये सब चीज़ें आप करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा खुद के एफर्ट से। तो कुछ पका पकाया मिल रहा है गाइस, थोड़ा सा इंटरेस्ट तो शो कीजिए प्लीज़, और थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए मुझे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ को शेयर कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। समवन हु डजंट लाइक टू वर्क, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको काम करना पसंद ही नहीं है। डजंट लाइक टू वर्क, जो कि काम करना पसंद नहीं करता, तो महा आलसी है। नॉर्मली हम लोग घर पे पड़े रहते हैं तो मम्मी वगैरह हमें इस तरह से डायलॉग्स देती हैं। आप लोग का पता नहीं, मेरी मम्मी तो मुझे ऐसे ही देती थी, पर मुझे कम सुनने पड़ते थे क्योंकि मैं लेजी नहीं रही हूँ। तो चलिए अब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं हम। ये तो आप लोग को भी आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, अब तक अपना आंसर डिसाइड कर लीजिए। इनएक्टिव, जो कि एक्टिव नहीं है, सुस्त है, ठीक। ड्रीमर, जो सपने देख रहा है, मतलब सपनों में खोए रहते हैं, समथिंग इस तरह का। लेजी आप जानते हैं, आलसी, ठीक है। एंड अनएम्प्लॉयड, जिसके पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार, ठीक है। तो अब इसमें देखिए आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा इनएक्टिव का और लेजी का। तो देखिए इनएक्टिव जो है वो दूसरे सेंस में वर्क हो जाता है, पर लेजी जो है वो इसके लिए बिल्कुल फिट है, कि जो जिसे काम करना पसंद नहीं है वो आलसी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है लेजी। मैंने इसमें नंबरिंग ऑप्शंस नहीं, डॉट से कर दिया है। समवन हु ईट्स अ लॉट ऑफ फूड, देखिए जो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, ऐसा व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति देखिए, रेगुलर डाइनर, रोज़ खाने वाला, तो ये तो आपका होगा नहीं जो बहुत ज़्यादा खाना खाता है। ग्लटन, बहुत ज़्यादा खाना खाने वाला। फूडी, जो कि हॉबी के तौर पे खाना खाता है, अपने शौक के तौर पे। ग्रीडी पर्सन, लालची। तो खाने में ज़्यादा खाने वाले को हम लालची नहीं कह सकते, हॉबी के तौर पर खाना भी नहीं कह सकते, और रेगुलर डाइनर तो हम लोग भी हैं, हम भी रेगुलर ही खाते हैं। बट ग्लटन का मीनिंग होता है जो कि मतलब खाता ही रहता है, उसे मतलब नहीं है पेट फट रहा है, पेट को क्या हो रहा है, मतलब नहीं है, बस खाना है, खाना है और खाना है। दिस इज ग्लटन, ओके। नेक्स्ट, स्टेटमेंट्स ऑफ हाउ मच अ पीस ऑफ वर्क विल प्रोबेबली कॉस्ट। वैसे तो देखिए 15 मिनट्स का मैंने टारगेट रखा था, बट एक ये लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको, इस क्लास को मैं ओवर करूँगी, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी इसके बाद में कि हम नेक्स्ट वीडियो में
क्या करने वाले हैं, कौन सा हमारा रहेगा। तो देखिए इसके अंदर ये है, बहुत ही इजी सा है एक क्वेश्चन, आप सब ने प्रैक्टिकल लाइफ में फील किया होगा, कई बार किया है। स्टेटमेंट ऑफ हाउ मच, ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कि हाउ मच ए पीस ऑफ वर्क, कोई भी काम जो है, पीस ऑफ वर्क मतलब कोई भी काम, विल प्रोबेबली कॉस्ट, उसकी संभावित कॉस्ट क्या रहेगी। कॉस्ट मतलब कितने पैसे, उसमें क्या खर्चा रहेगा उसका। हाउ मच का मतलब हो जाता है, आपको पता है, कितना। तो किसी काम पर कितना खर्चा हो सकता है संभावित, प्रोबेबली मतलब संभावना, कितना खर्चा होने की संभावना है, उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं। देखिए प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी नहीं कह सकते उसको। एस्टिमेट, एक पूरा रेडी करना कि हाँ भाई इतनी ईंटें और इस टाइप से कुछ लगेगा, तो वो पूरा का पूरा उसका ब्यौरा, वो एस्टिमेशन होता है, रफली जो हम कर लेते हैं। एक फोरकास्ट होता है आपका पूर्वानुमान, और एक होता है बजट। बजट तो क्या होता है, हर चीज़ के लिए एक फिक्स कर दिया जाता है अमाउंट कि हाँ शिक्षा पे इतना जाना है, मेडिकल पे इतना जाना है, वो दैट इज़ बजट। यहाँ पे होता है एस्टिमेट। हम कई बार नहीं बोलते एस्टिमेट कॉस्ट क्या रहेगी यार, मतलब कि अपन फॉर एग्जांपल मुझे एक चेयर बनानी है, नहीं मुझे एक बेड बनवाना है, तो उसमें खर्चा निकाला जाएगा यार, इसके अंदर लकड़ी आएगी, लकड़ी को लाने आने का इतना खर्चा बैठेगा, फिर उसकी पॉलिशिंग होगी, घिसाई होगी, फिर उसकी डिज़ाइनिंग होगी, तो इन सब चीज़ों में कितना खर्चा बैठेगा उसकी हम लिस्ट बनाते हैं, दैट इज़ एस्टिमेट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, एस्टिमेट। किसी भी चीज़ की संभावित कॉस्ट निकालते हैं काम को करने से पहले, दिस इज एस्टिमेशन, एस्टिमेट। ओके, चलिए अब इसमें दो क्वेश्चंस और समझ नहीं आ रहा है मुझे कि मैं क्या कर रहा हूँ, करवाऊँ या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम इसको। हमने यहाँ पे स्किप किया क्वेश्चन नंबर 17 पर, क्योंकि मैं बहुत बड़े वीडियोस नहीं बनाना चाहती हूँ, आप लोग के लिए एंटरटेनिंग हो, क्योंकि रेगुलर बेसिस में प्रोवाइड करूँगी। जब मुझे लगेगा तो मैं दिन में 2 या 3 वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करूँगी, जैसी मेरी रेगुलरिटी बन जाएगी। ओके, सो गाइज प्लीज़ लाइक जरूर हिट कीजिएगा अगर वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो, एफर्ट्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्लीज़। ठीक है, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज।